ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे वक्फ और पूजा स्थल विवाद पर बहस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विशेष प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है। हर हफ्ते एक नई याचिका ने इस विवाद को लेकर अलग अलग तर्क सामने रखा है। कैराना की सपा सांसद इकरा हसन ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को और अधिक प्रभावी बनाने की मांग की है, यानी कि इसको और सख्त कर दिया जाए, उनका यह कहना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चिंता जताते हुए कहा है कि मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाकर बार बार मुकदमे किए जा रहे हैं। इकरा हसन किसी भी स्थल का सर्वेक्षण सांप्रदायिक तनाव का कारण मानती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश के दो कानून वक्फ और पूजा स्थल अधिनियम एक दूसरे को मुंह क्यों चिढ़ा रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। संसद में प्रस्तुत वक्फ संशोधन अधिनियम पर विपक्षी सांसदों का एक तर्क है कि इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर यूपी, बिहार तक उन हजारों किसानों का क्या होगा जिनकी जमीन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक रखा है और कई लोगों की जमीन हड़पी भी जा चुकी है। एक और वक्फ कानून देश के किसी हिस्से में वक्फ को ये असीमित अधिकार देता है कि वो किसी की भी संपत्ति पर दावा ठोक सकता है। दूसरी तरफ पूजा स्थल अधिनियम एक ऐसा कानून है जो किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव की मनाही करता है, भले ही याचिका में 1947 के पहले के धार्मिक पहचान और स्वरूप का दावा हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने को निषेध नहीं किया है, उसको मना नहीं किया है कि धार्मिक स्थल के जो है उसका चरित्र पता लगाया जा सकता है। और उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि वाराणसी के ज्ञानवापी, धार की भोजशाला और मथुरा की कृष्ण जन्मस्थली के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एक कानून किसी भी संपत्ति को कब्जा करने का असीमित अधिकार देता है, वहीं दूसरा कानून सैकड़ों वर्षों की मान्य परंपरा और धार्मिक चरित्र को खारिज करता है। इतिहास में जो कुछ हुआ उसे भुला दिया जाए और सद्भाव कायम करने के लिए बने इस कानून में किसके साथ न्याय और सद्भाव कायम करने के नाम पर बने इस कानून में किसके साथ न्याय हो और किसके साथ अन्याय हो रहा है, ये कोर्ट को ही तय करना है, कोर्ट को देखना है। तुष्टीकरण की सियासत का आलम यह है कि वक्फ पैनल के मेंबर और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कहते हैं कि मुसलमान जहां नमाज पढ़ते हैं वो जमीन ऑटोमेटिकली वक्फ की हो जाती है। सवाल यह है कि वक्फ बिल अगर एंटी सेकुलर है, फिर कर्नाटक सरकार को वक्फ बोर्ड के नोटिस को क्यों रद्द करना पड़ा? केरल की विजयन सरकार को वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला क्यों लेना पड़ा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक ही है कि अगर पूजा स्थल अधिनियम को लेकर आस्थावान लोगों से ज्यादा राजनीतिक दल कोर्ट में सक्रियता दिखा रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि इस कानून का जन्म भी तुष्टीकरण के लिए ही हुआ है। और वक्फ संशोधन को लेकर के बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल का कहना है कि संशोधन के बाद बिल का फायदा अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्गों को होगा। कि जो ट्रांसपेरेंट बिल आ रहा है, जो वक्फ का बिल है, तो अब भविष्य में वक्फ की प्रॉपर्टी का जिस तरह से मुतवल्ली या खुर्द-बुर्द हो रहा था, वक्फ का फायदा किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा था, किसी अनाथ को नहीं मिल रहा था, विधवा को नहीं, खवातीन को नहीं, किसी पसमानदा को नहीं मिल रहा था। आखिर कहीं भी आप वक्फ की प्रॉपर्टी हर जिले में है, उससे कहीं किसी गरीब की मदद शिक्षा में, एजुकेशन में, अस्पताल में हो रहा है? नहीं। तो आज जो ये कानून लेकर के आई है केंद्र सरकार, ये एक ट्रांसपेरेंट ढंग से कि इसका लाभ गरीबों को मिले। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के समर्थक समझे जाने वाले सैयद जव्वाद जी जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी, हम स्क्रीन पर उनको देख पा रहे हैं। विजय शर्मा जी, स्वागत है आपका। सैयद जव्वाद जी को भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सैयद जव्वाद, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, अगर आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि दरअसल जब हम वक्फ संशोधन बिल की बात करते हैं और उसके साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं?
निखिल, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, संभल के मामले के बाद जब एक सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जितने भी सर्वे चल रहे हैं किसी भी धार्मिक स्थलों को, उस सारे स्थलों के सर्वे की एक तरह से आप स्टेटस को आप मान सकते हैं कि वो स्टेटस को में है। और इसके बाद भी अगर आप ये देख रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि चीफ जस्टिस ने आज ही कहा था कि हर हफ्ते एक नई याचिका सामने में आ जाती है। तो ये पॉलिटिकल अपना लोगों का इंटरेस्ट हो उसमें जो भी बात हो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही देश में दो कानून ऐसे हैं जो एक दूसरे के मुंह चिढ़ा रहे हैं। तो क्या इस कानून की कभी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? जिस हालत में कभी वक्फ का कानून बना होगा या फिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बने होंगे, क्या वही परिस्थिति देश में आज 30-40 साल के बाद है? क्या उसकी समीक्षा की ज़रूरत अगर महसूस की जाती है देश के आमजन को लेके, आस्थावान लोगों को लेके, तो क्या उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? तो ये सारी जिद जो और अपने अपने जो तर्क हैं, उसमें एक तो सबसे पहला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पे क्या इंटरेस्ट है। सवाल है कि वक्फ के जिस बिल को कानून को लेके कर्नाटक हो, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह के किसान अगर इस तरह से वक्फ के इस कानून में कि जहां उंगली रख दिया वो संपत्ति वक्फ की है, इसको लेके अगर संशोधन और कानून में बदलाव चाहते हैं और सरकार इस बिल को लेकर संसद में समक्ष रखा है अभी, तो फिर इस कानून को आप एक सेकुलर कानून मानते हैं और कहते हैं कि इसका विरोध करने वाले एंटी सेकुलर है। तो उसी तरह भारत के सांस्कृतिक चेतना का जो धार्मिक स्थल केंद्र है, हजारों साल की उसकी पहचान है, अगर उस पहचान में लोग अगर उसके कैरेक्टर धार्मिक पूजा स्थलों का अभी भी उस सामने में है, क्या संभल में अगर सर्वे नहीं होता तो क्या कितने मंदिर जो वहां बाहर निकले हैं, लोग हनुमान मंदिर में पूजा कर रहे हैं, क्या स्थिति बनती बिना सर्वे के? क्या संभल के बाद की जो स्थिति बनी है, क्या सर्वे के बगैर मथुरा के जन्मभूमि की इतनी सैकड़ों वर्ष की वो लड़ाई है, कभी ये बात समझ आएगी कि कृष्ण जन्मभूमि को राम जन्मभूमि की तरह विवाद का निपटारा हो? नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी ये सेकुलर कम्युनल का तर्क क्यों गढ़ा जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि एक जगह आपका वक्फ है, दूसरी जगह आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, और दोनों कानून दोनों का मुंह चिढ़ा रहा है। निखिल जी बिल्कुल सही है जवाद। एक चीज जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है, ये समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज का इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या जो दूसरे दल है वो इतना इंटरेस्टेड क्यों है इसको लेकर के? या कम से कम ये अगर आपसे पूछना चाहें कांग्रेस का क्या इंटरेस्ट है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। जी देखिए, इंटरेस्ट तो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इसी के आधार पर वो सत्ता में आए। और राम जन्मभूमि का जब मुद्दा था तो आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और जब जनसंघ था तो उनके मैनिफेस्टो में कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर जब इनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी तो पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर जानबूझ करके ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर के आए, और आडवाणी साहब ने जहां जहां यात्राएं करी वहां वहां जो है लड़ाई झगड़े दंगे और फसाद थे। तो जिसकी बुनियाद ही दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान पर और कट्टरता पर रखी हुई है, तो आप उनसे तवक्को नहीं कर सकते। दूसरा, मुंह चढ़ाते हैं ये संविधान को, और संविधान को 6 दिसंबर 1992 को जो है मुंह जावेद साहब, पहले आप अपना करेक्ट कर लीजिए। सुनिए, अरे जावेद साहब, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए रोक रहा हूं, आप अपना पहले करेक्ट कर लीजिए। राम मंदिर का मुद्दा, बीजेपी का मुद्दा बहुत बाद में आया था, 500 साल का ये मुद्दा था। महाराज, थोड़ा सा सबक लीजिए इतिहास से भी। आप एक नहीं, मैं आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे, हम इस बात को कैसे सुनते रहेंगे? आप फैक्ट्स के साथ बात रखिए। आपको मैं इसलिए कहता हूं, बार बार निवेदन करता हूं, अगर आपके पास फैक्ट्स है, आप लॉजिकल बात करते हैं, आपका स्वागत है। आप कुछ भी बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पहले वहां राम मंदिर का आंदोलन नहीं हुआ? क्या उससे पहले जो नागा साधुओं का, संतों का, सिख गुरुओं का जो इतना बड़ा आंदोलन था, सारे आंदोलन वैसे वाहियात आंदोलन थे? कैसे? आप कम से कम इतिहास के साथ में धोखा मत कीजिए। सिंपल सी बात है, आप परपेक्स में आइए कि आपका सीधे वर्शिप एक्ट से लेके कांग्रेस पार्टी का कुछ लोगों का इंटरेस्ट क्या है? वैल्यू नहीं है, बीच में दलाली मत करिए।
अरे भाई साहब, आपको ऐसा मतलब नहीं है ना, आपको हमने बुलाया है तो आप मुझे कुछ कह के चले जाएं। इसकी आजादी हम आपको नहीं देते कि आप यहाँ आके गाली देके चले जाएं लोगों को, ये आजादी हम नहीं देते। आप एक सम्मानित हमारे गेस्ट है और सम्मान की तरह सब बोलना कम से कम सीखिए, बोलना सीखिए और तमीज के साथ बोलना सीखिए। कुछ भी बोलेंगे आप, कुछ भी बोल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, आपको हम कभी भी फेक नैरेटिव नहीं करने देंगे और न कभी मिस इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पे आइए, लॉजिक के साथ बात कीजिए। ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। सैयद जवाद, आप भी शांत हो जाइए। सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद, अरे सुनिए, पहले बात तो सुनिए, अरे बात सुनिए, अपने बात, मैं आपको मौका देने जा रहा हूँ, मैं आपको मौका देने जा रहा हूँ। मेरा एक सवाल ऐड ऑन है, उसको सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात का जवाब दीजिए। जो विनोद जी कह रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि विनोद जी जो कह रहे हैं एड ऑन, थोड़ा धैर्य से अगर आप सुनते उनकी बात तो शायद इतना विवाद होता ही नहीं। अब सुन लीजिए, अब बात, अरे सुनिए, पहले सुनिए, तो आप उत्तेजित पहले हो जाते हैं, आप सुनने से पहले उत्तेजित हो जाते हैं। शांत रहिए। मैं ये कह रहा हूं, अरे फिर वही वाली बात, मतलब सूत ना कपास, आप बिना मतलब लट लगाए जा रहे हैं। सुन तो लीजिए मैं कह क्या रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो विनोद जी ने जो बात उठाई है कि भाई ये तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी पालमपुर रेजोल्यूशन में लेकर के उसको आई थी, उसके पहले मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा तो था और मुद्दा बहुत सदियों से था, तो वो गलत कहां कह रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए, इसमें उत्तेजित मत होइए, जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, किसी चाटुकार के और शाका छाप लोगों का जवाब नहीं देने। नहीं, अब ये सब देखिए, ये सब बोलकर नहीं, ये सब बोलकर अब आपने देखिए, आप जो इस पैनल पर देखिए जवाद साहब, जो और लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको इस तरह से इंसल्ट मत करिए। आप किसी को कुछ कहें, वो आपको पलट कर कुछ कहें, इस लेवल पर मत लेकर आइए। जो अपने में है उनको अपने आप में खुश रहने दीजिए। आप इसके बारे में, जिसके बारे में जो भी नजरिया आप रखते हैं, अपने मन में रखें। और प्लीज इस तरह की बातें करेंगे, फिर चार बातें वो कहेंगे, फिर ये डिबेट डिरेल होगी। आपके पास जो तर्क हो, जो आपके पास जो चीजें हो, वो आप रखिए सामने। आपको मना कौन कर रहा है? आप बोलिए। निखिल जी 5 सेकंड देखिए, इस तरह से किसी सैयद जवाद वो भी एक पार्टी है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, धैर्य के साथ चलिए, धैर्य के साथ चलिए, इतना उत्तेजित मत होइए। 5 सेकंड उनको दे दीजिए, 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड दे दीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए 5 सेकंड दे दीजिए, ठीक है। बदतमीजी से पेश आ रहे हैं निखिल जी, और आप इनको रोक नहीं रहे हैं। ये मर्यादित भाषा है, ये कौन सी भाषा है भाई? ये सड़क छाप भाषा है, ये संस्कार है इनके। एक सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, आपको ठीक है, चलिए ये मैसेज मुझे लगता है जवाद साहब तक पहुंच गया होगा। अरे वो ठीक है, आपको किसने सर्टिफिकेट दे दिया बदतमीजी से बोलने का? ये कौन सा तरीका आपका? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जवाद साहब, सैयद जवाद, ये बदतमीजी की क्या है? हद होती है। अरे सम्मानित व्यक्ति हो वो, आपको रोकना, उनको एंकर को रोकिए ना, उनको कहिए। सम्मानित सिखाएंगे, नहीं सीखने जो महिलाओं को। अरे भाई रमेश विधूड़ी को तो आपके संस्कार है ना ऐसे, आपके संस्कार दिखा दिए ना अपने टीवी डिबेट में, किस तरह से आप किस तरह से भाषा करते हो। ठीक है, सैयद जवाद अपनी बात रखिए, ठीक है भाई, किसी को कोई तमीज नहीं सिखा सकता। जल्दी जाओ, चलिए सैयद जवाद आप अपनी बात रखिए। अगर आपको नहीं कुछ कहना है, मैं विजय शर्मा के पास जाऊंगा। अब आपको कुछ नहीं कहना है, मैं क्या ही कहूँ? मैं किसी को तमीज तो सिखा नहीं सकता, मैं किसी को तमीज तो सिखा नहीं सकता कि कम से कम आपके साथ में जो को-पैनलिस्ट हैं, आप उनका सम्मान करें, आप उनके साथ ठीक से बात करें। मैं इसको क्या बताऊंगा आपको, बताइए? आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा कि आप दूसरों से ठीक से बात करिए। बीच में नहीं बोलना, आप बीच में बोलने का परमिशन दे रहे हैं। ठीक है भाई, अब आप जब आप बोलने ही नहीं जा रहे, अब हर आदमी से लड़े चले जा रहे हैं। आप अपनी बात तर्कपूर्वक से रखिए, कुछ नहीं बोलना है, आप अपनी बात तर्क से रखिए, सीधे डिरेल करना है। आप अपनी बात तर्क से रखिए। अब आप रुकिए, अब आप जवाद साहब थोड़ा धैर्य रखिए। आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप धैर्य के साथ सुनेंगे, सब अपनी अपनी बात रख पाएंगे। आप प्लीज आप थोड़ा धैर्य रखिए। अब मैं आपके पास वापस आऊंगा, अब मैं आपके पास वापस आऊंगा। अरे देखिए, इतनी देर से हम लोग यही कर रहे हैं कि रुकिए, आप रुकिए, आप रुकिए, आप कह रहे हैं मैं नहीं रुकूंगा, यही चल रहा है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। विजय शर्मा के पास आते हैं, विजय शर्मा के पास आते हैं। आपने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उसका जवाब ले लें, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे।
विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि बीजेपी इन सारी चीजों को उठा रही है, दरअसल कोई और दूसरा मामला नहीं है, बीजेपी इसको उठा करके इसको जो है कम्युनल कर रही है, वही वो कर रही है। जाहिल लोग बदतमीजी करते हैं अपने बड़ों के साथ। बदतमीज आदमी, इस व्यक्ति को कहां से बुला लेते हो आप सड़क छाप को? ये पता नहीं किसको कैसे बात करनी है। अरे आपको नहीं करना, एक आदमी सही है, जवाब व्यक्तिगत क्यों हो जाते हैं? आपको ये नहीं पता कैसे बात की जाती है? बदतमीज आदमी, हर किसी को इस तरह से बदतमीजी से बात करते हो। कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम बदतमीज आदमी? बदतमीज आदमी, अनपढ़ जाहिल आदमी। जाहिल वो होते हैं जिनको बात करने का तरीका नहीं होता है। आपने दिखा दिया अपनी जाहिल टीवी के ऊपर, सारा देश देख रहा है, जाहिल इंसान एक बैठा है जो किसी को नहीं छोड़ रहा है। अरे बीच में नहीं रोकना, आपको इतना नहीं है, आप अपनी बात रखिए। आप सबके सही है, जवाब देखिए ठीक बात नहीं है, देखिए ठीक बात नहीं है। सब लोग आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप बीच बीच में बोलते जिस तरह से रहे, जो आपके बोलने का तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए प्लीज मैं इस बात को, मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं देखिए सैयद जवाद अब आपसे रिक्वेस्ट है, सैयद जवाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10-15 सेकंड कृपया शांत हो जाएं, आप कुछ मत बोले, बस शांत हो जाएं। निखिल जी आप शांत हो जाएं, मैं विजय जी से जवाब ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आप अपना पॉइंट रखिएगा, दूसरों को आप पिन पॉइंट, जो को पैनलिस्ट है, आप उनको अगर उलूल जुलूल बोलेंगे तो कोई दूसरा आपको रिएक्ट करेगा, या आप थोड़ा शांत हो जाएं, 15-20 मिनट शांत रहें। विजय जी मेरा इस बात पे विरोध है, ये सम्मानित इतने पत्रकार हैं, इनसे माफी मंगवाइए। जाहिल कहने का इनका कौन सा तरीका है? जाहिल वो होता है जो दूसरों का जाहिल बोलता है। नहीं, इस तरह की भाषा शैली का बिल्कुल प्लीज, इस तरह का हम इस तरह की भाषा शैली को दोनों सम्मानीय गेस्ट से मैं अनुरोध करता हूं कि इसे माफी मंगवाइए। विजय जी माफी मंगवाइए इनसे। विजय जी 1 मिनट शांत हो जाए, विजय जी 1 मिनट शांत हो जाए। अरे 1 मिनट शांत हो जाए सर, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जवाद साहब क्या मुझे बोल के चले जाएंगे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 मिनट शांत हो जाइए। सुनिए विनोद जी आप भी शांत हो जाइए। मैं एक एक करके आ रहा हूँ, सुनिए। अब आप जवाद साहब आप भी शांत हो जाइए और बाकी सभी लोग शांत हो जाए, कृपया सभी लोग शांत हो जाए, कृपया सभी लोग शांत हो जाए। जवाद साहब आप भी शांत हो जाइए, मैं कह रहे हैं 20-30 सेकंड के लिए शांत हो जाइए सभी लोग, केवल विजय शर्मा बोलेंगे। विजय जी पॉइंट पर बोलिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बात अभी हुई है, जो चर्चा जिस तरह से, जिस अंदाज में हुई है, हम इस डिबेट में कम से कम और आगे भी कभी डिबेट में आगे इस तरह की बातचीत नहीं करेंगे। सभी लोग कृपया अब इस पॉइंट पर नहीं, अब केवल अपने अपने पॉइंट्स पर बात करें। विजय जी देखिए, निखिल जी, भारतीय जनता पार्टी कब बनी है आप मुझे बताइए, और ये मामला कब से है ये बताइए, और इनके राज में उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए थे, बाकी प्रदेशों में कितने दंगे हुए थे, देख लीजिए। 10 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इनका जब राज था किस किस तरह के दंगे नहीं हुए, बताइए आप मुझे। किस तरह से ये लोग कर्म करते हैं, किस तरह से आपने देखा वर्शिप एक्ट, अरे भैया क्या है ये, तो बेड़ी लगाने जैसा है। और किस तरह से वक्फ बोर्ड आप देखिए कि आप जो इनका सेक्शन 40 है, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को आप घोषित कर सकते हो, किसी पे भी दावा कर सकते हो। ये कौन सा तरीका है भाई? देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। गैर कानूनी चीजें और गैर संवैधानिक चीजें इस देश में कहीं जगह नहीं है। एक तरफ आप उंगली उठाते हो, संविधान खतरे में, अरे संविधान की धज्जियां तो आप उड़ाते हो। आपने इमरजेंसी में देखा नहीं 42वां संशोधन करके किस तरह से संविधान की हत्या करने की कोशिश की थी? ये पूरे देश ने नहीं देखा किस तरह से पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, उनकी लाइटें काट दी गई, किस तरह से लोगों को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। हमारे राजनाथ सिंह इतने वरिष्ठ हैं, उनकी माताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया। क्या कसूर था उन लोगों का? तो ये कानून के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे हमें सिखाने चले हैं। तो ये देश जो है ये कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और अगर कहीं किसी तरह की त्रुटि है वो ठीक होगी। वक्त पे ये चिल्लाते हैं, अरे भाई चिल्लाते, कमेटी में सारे लोग थे, सारे पार्टियों के मेंबर थे, उनके डिसेंट नोट लिए गए थे, फिर भी हम तो कह रहे हैं हमने अभी टेबल किया है, हम संसद में चर्चा करेंगे। चर्चा में आप अपने दीजिए ना, जो भी आपके पास सुझाव है जो रह गया और दे दीजिए। आपकी मांग थी ना कि इसको जेपीसी में भेजो, हमने जेपीसी में भेज दिया। तो ऐसे थोड़ी होगा। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चुनौती दी है तो सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी करेगा। क्या दिक्कत है? क्या पेट में दर्द हो रहा है इनका? ठीक है, किस तरह से ये जी
ठीक है, सैयद जवाद अब आपके पास आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्वक 2 जवाब मिनट दीजिएगा। आपने दिए इनको बोलते हुए, पूरे 2 मिनट दिए आपने। चलिए आप भी काउंट करिएगा, अपना स्टॉप वॉच लगा लीजिए, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। मतलब मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं, उनका टाइम काउंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, जो दूसरे लोग हैं, वो अदालत पहुंचे हैं और वो कहते हैं कि जी इसको और मजबूत करिए, इसको और सख्त करिए। लोगों की चाहे जो भी भावनाएं हों, 1947 के पहले का जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह से रहेगा, जो 99 का जो पूरा कानून है वो आप जानते हैं। लेकिन उसी के उलट जब वक्फ की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं जी, उसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या ये दोहरी मानसिकता नहीं है? ये क्या ये एक दोहरा व्यवहार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब लेकर के आया गया तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह चर्चा हुई। लोकसभा के अंदर सुषमा स्वराज जी थी, राज्यसभा के अंदर जो थे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब। क्या के दौरान ये बात कही गई कि राम जन्मभूमि को लेकर के, बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर के आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर को लेकर के नहीं होगा। ये बाकायदा उस चर्चा का हिस्सा है, उठा करके देख लीजिएगा, पीजिएगा। ठीक है, और ठीक है। बाद ये संसद से पारित हुआ और संसद के अंदर लोगों ने जो लोकतंत्र का मंदिर कह लीजिए, मस्जिद लीजिए, गिरजाघर कह लीजिए, गुरुद्वारा कह लीजिए, देश की जनता से प्रॉमिस हुआ था। ये खाली मुसलमानों से नहीं प्रॉमिस हुआ। ठीक है, वक्फ के बारे में बताइए। जनता से प्रॉमिस हुआ था। ठीक 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 ठीक, एक पॉइंट आ गया आपका, एक पॉइंट आ गया वक्फ वाला। दूसरा पॉइंट तो वक्फ वाला, वक्फ आपको बता दूं, वक्फ को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी दलील दे रही है, इससे मुसलमान इसके अंदर संशोधन करके हमें जो गरीब मुसलमान है, जो हमारे गुरबा मुसलमान है, कमजोर मुसलमान है, उनकी अच्छाई के लिए तो सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की जो रिपोर्ट पड़ी हुई है, जो उसकी सिफारिशें हैं, लागू कर दीजिए। उसको लागू नहीं करेंगे, बोर्ड के अंदर इसलिए छलावा कर रहे हैं। इनके जो चंद उद्योगपति मित्र हैं, उनको ये बोर्ड की जमीन बेचने हैं, उससे माल कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये आम लोगों के लिए काम करने वाले लोग नहीं है। उद्योगपतियों के जाकर ठीक के है, आप ये कह रहे हैं कि जो वक्फ, दरअसल वक्फ में जो संशोधन होगा वो आम लोगों के लिए नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आम मुसलमानों के लिए नहीं होगा और ये जो जमीनें हैं ये लोग कब्जा कर लेंगे, आप ये कह रहे हैं। उद्योगपतियों के लिए काम करती है ये सरकार। जैसे 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने राइट ऑफ कर दिया और उनको जो है जाकर के छूट दे दी उद्योगपतियों को। बड़े ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मुझे लगता है ये उनके लिए काम के लोग हैं। ठीक है, ये आम जनता के लिए नहीं। सच्चर कमेटी और कमेटी की सिफारिश से लागू करेंगे, पूछिए। ठीक है, सच्चर कमेटी की सिफारिशें, वक्फ बोर्ड के में संशोधन से इसका क्या जुड़ाव है? मैं चाहूंगा विनोद मिश्रा जी, अब आपके आखिरी, नहीं, सुनिए, आ रहा हूँ, आपका पॉइंट आ गया मुझे लगता है। अब आप समय भी अपना देख ले, मुझे लगता है आपने अपना पॉइंट। मैं जवाब साहब आप ही के बात को, सवाल को थोड़ा सा जोड़ निखिल जी, मेरा जवाब भी लेना रखो यार, मैं आप ही के बात से जोड़ रहा हूं। जिस सच्चर कमेटी की बात कही थी, मैं उन्हीं को रेफरेंस में बताता हूं कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि जो 6 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ की है, उसमें उन्होंने कहा था कि इसकी जो आमदनी है कुल तो 1 लाख करोड़ से कम के ही उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा था कि ये इतने जो वक्फ की जमीन है उसके आम लोगों में, गरीब लोगों में उसका क्या यूज हो रहा है। दूसरा उन्होंने सवाल उठाया था कि सच्चर कमेटी की ही रिपोर्ट है कि कुछ मुस्लिम तबके जो है उसके पूरे के पूरे वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा है, और वो ये तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उसमें सारे के सारे जो आप जमा मस्जिद इलाके से आप मुंबई तक का और अहमदाबाद, हैदराबाद तक का देख ले, वो कुछ लोगों के पॉकेट में उसका किराया जाता है, जिसका एकदम न्यूनतम से न्यूनतम वैल्यू होता है। तो इन सब सारे चीजों को बात करते हुए सच्चर कमेटी में यह कहा गया था कि वक्फ के इस कानून का थोड़ा और उसमें विस्तार होना चाहिए, जिसमें और लोगों की भूमिका बढ़े। नंबर 2, जो ये बात कर रहे थे अभी, अब आप सुन लीजिए, आपका मैंने बहुत धैर्य से सुना है, आप बदतमीजी मत करिए, आपका मैंने सुना है, आप मेरा सुनिए। दूसरा जो आप सीधे जो अभी ये बात जो कर रहे थे, सीधे अभी आपको मैं बताता हूं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो कह रहे थे, मैं इनको जानकारी के लिए बताता हूं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में विपक्ष की तरफ से बीजेपी ने वॉकआउट किया था, सुनिए इस चीज को, और उसके वॉकआउट करने के साथ में ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो वहां के जो वहां पे जो विवादास्पद मस्जिद को लेके और जो राम मंदिर के जो उसके लेके बात हो रही थी, तो उसके बाद ये हुआ था कि आपको एक तबके को खुश करना है, तो इस खुश करने के चक्कर में आपने कांग्रेस पार्टी ने उस समय ये कानून संसद में इसलिए रखा था कि आपको एक तबके के खुश करना है, उसमें खुश जमाते इस्लामी, मैं नाम गिना सकता हूं, आप चुप रहिए,
मैं नाम गिना सकता हूं उन लोगों को जो नरसिंह राव के साथ में दबाव बना के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलेमा हिंद और ये सारे लोगों ने दबाव बना के लिए इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किया था। 91 की सरकार, कांग्रेस की सरकार 1947 तक ले जा रही है कि वहां तक आप नहीं छू सकते। भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के धार्मिक स्थलों के चरित्र, उसके हजारों साल की परंपरा, हजारों साल के लोगों के उस आस्था को एक झटके में बदल सकती है। आपका ये दबाव जो है उस समय में ठीक है, मैं मान लिया कि एक वर्ग को आपको खुश करना था, आपने कर दिया, लेकिन आप उसके 50 साल बाद अगर वहां पे आज अगर ज्ञान वापी मस्जिद में ये सवाल उठा कि भाई ये हमको 1983 तक वहां गौरी सिंगार के मंदिर में पूजा करने की इजाजत थी, मुलायम सिंह यादव ने एक झटके में उसको बंद करा दिया, तो भाई उसकी जो मांग थी महिलाओं ने उसमें याचिका लेके आई कोर्ट में कि भाई उसका पूजा हमारा अधिकार है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो 21, 22, 23, 24, 25 क्या वो सिर्फ एक तबके और मुस्लिम के लिए है? ठीक है। वो हिंदू महिलाओं के लिए नहीं था जो गौरी सिंगार में पूजा का अधिकार मांग रही थी। इसी बात पे वो सर्वे हुआ और इस सर्वे की इजाजत सुप्रीम कोर्ट तक ने दी थी। आप जानकारी रखिए और तब डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पे चर्चा आइए। को समाप्त करेंगे। हमारे पास समय बस इतना ही। सही जवाब, बहुत शुक्रिया विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया।